इंडियाज ओडीआई स्क्वाड फॉर द टूर ऑफ ऑस्ट्रेलिया। खास तौर से अगर ओडीआई की बात करें तो उसका सबसे बड़ा टेक अवे तो यही है कि एक नया कप्तान, एक नए युग की शुरुआत और 2027 वर्ल्ड कप के लिए तैयारी। क्योंकि शुभमन गिल को जब आपने कप्तान बना दिया है, रोहित शर्मा से आप दूर चले गए हैं, तो बात बिल्कुल स्पष्ट ही हो गई है। और ये कंफर्म भी किया था अजीत अगरकर ने कि 2027 के विश्व कप के लिए हमें कप्तान चाहिए, हमें 3 फॉर्मेट में एक कप्तान ढूंढने की आवश्यकता है, क्योंकि काम उसके बिना हो नहीं पाएगा। एंड आई एक्चुअली अग्री, क्योंकि ये बड़ा मुश्किल काम है कि आप हर फॉर्मेट में नया कप्तान हो, एक ही महीने में सेम कोच जो है वो 3 अलग अलग कप्तानों के साथ बात करे और सबकी ब्लूप्रिंट अलग हो, तो वो फिर कंटिन्यूटी नहीं होती, कोहेजन नहीं होता है। और अगर आपने रोहित शर्मा विल बी 41 का टच कर रहे होंगे जब वर्ल्ड कप होगा, अगर कहीं फॉर्म में डिप आता है, कहीं कोई दिक्कत होती है, तो फिर लास्ट मिनट में आप कप्तान कहाँ से ढूंढ के लाओगे। तो आई थिंक उस दृष्टिकोण से अगर आप सोचते हैं तो ये बिल्कुल सही कदम है। थोड़ा सा मुश्किल कॉल ज़रूर रहा होगा कि क्या अभी लें या बाद में लें, पर अगर किसी को भी कप्तान बनाना है इन द वर्ल्ड कप तो आपको उनको कम से कम 2 साल देना ज़रूरी है। ये आपने सूर्य कुमार यादव को भी दिए, 2024 के बाद कप्तान बनाया, 2026 में वो कप्तान होंगे, 2025 में अगर आपने शुभमन को कप्तान बनाया तो 2027 का वर्ल्ड कप उनकी कप्तानी में खेला जाएगा, विच इज़ फाइन। रोहित शर्मा अभी भी हैं, विराट कोहली अभी भी हैं, उनके एक्सपीरियंस को दरकिनार नहीं किया गया है। एंड आई थिंक इट इज़ ओके, अगर आप वो रन बनाते रहते हैं तो दोनों खेलेंगे। सचिन तेंदुलकर भी तो खेलते थे ना महेंद्र सिंह धोनी की कप्तानी में, तो मुझे नहीं लगता कि वहाँ कोई ईगो का मामला है या फिर वहाँ कोई एक्सपीरियंस की बात है। जो भारतीय क्रिकेट के लिए सही है वो कदम उठाने ज़रूरी, तो मुझे तो लगता है ठीक काम किया है। अक्षर पटेल का एक चयन हुआ जो रविंद्र जाडेजा से पहले हुआ, और मुझे ऐसा लगता है कि साउथ अफ्रीका में भी तो यही होने वाला है कि वर्ल्ड कप क्योंकि वहाँ पर है, फिर आप यही सवाल पूछेंगे कि कितने स्पिनर्स ले जा सकते हैं, और फिर आपको एहसास होगा कि इतने सारे स्पिनर्स को ले जाना नामुमकिन है। तो अगर यहाँ पे वो काम कठिन था तो वो साउथ अफ्रीका में भी परिस्थितियाँ सेम होने वाली हैं, और इस रेस में रविंद्र जाडेजा से आगे अक्षर पटेल निकल गए हैं इन दी ओडीआई सेटअप इज व्हाट आई थिंक। मेरा टेक अवे ये है, तो देखना होगा कि क्या उसमें कुछ बदलाव आता है। अभी भी कम मुकाबले हैं, पर मुकाबले अभी भी हैं बिफोर द वर्ल्ड कप हैपन्स। हर्षित राणा के ऊपर बहुत सवाल रहते हैं कि ये ऑल फॉर्मेट प्लेयर कैसे बन गए। मैं ये सोचता हूँ कि अभी छोटा बच्चा है यार, अगर एक युवा खिलाड़ी, युवा गेंदबाज या बल्लेबाज के ऊपर विश्वास जताया जा रहा है, तो वो पोटेंशियल की कहानी है, वो प्रॉमिस की कहानी है, और उसमें उन्होंने अभी स्पार्क्स ऑफ ब्रिलियंस दिखाए हैं। अगर आप वो जो सब्स्टिट्यूट के रूप में आए, प्लेयर ऑफ द मैच परफॉर्मेंस वर्सेस इंग्लैंड, वहाँ पे भी आके वो T20 में 3 विकेट चटकाए। पर्थ का टेस्ट मैच अगर आप याद करेंगे तो वहाँ पे भी उन्होंने अच्छी गेंदबाजी की थी और काफ़ी तारीफ उनको मिली थी। ऑफकोर्स लगातार नहीं खेले हैं और अभी उतना बड़ा प्रदर्शन भी नहीं है जहाँ से सभी अटकलों पे पूर्ण विराम लगाया जा सके, पर इन्वेस्ट कर रही है टीम, और अगर इन्वेस्ट कर रही है तो उसमें कंटिन्यूटी का होना ज़रूरी है। और फास्ट बॉलिंग स्टॉक्स, क्योंकि अब तो मोहम्मद शामी भी नहीं है, अगर मोहम्मद शामी नहीं है, आकाशदीप, प्रसिद्ध कृष्णा एंड देन हु, तो जब आपके पास उतने सारे विकल्प नहीं है तो आपको थोड़ा सा, मुझे लगता है, लीनियंट होना पड़ेगा, थोड़ा सा आपको दूर की सोच रखनी पड़ेगी कि अगर एक किसी युवा खिलाड़ी को बैक कर रहे हैं, सेलेक्टर बैक कर रहे हैं, कप्तान बैक कर रहे हैं, कोच बैक कर रहे हैं, तो फिर अलाउ हिम टू फेल और सक्सीड, उतना टाइम तो दीजिए। मुझे लगता है कि हर्षित राणा का चयन जो है वो प्रॉमिस और पोटेंशियल के बलबूते पे हुआ है, और परफॉर्मेंस में वो तब्दील कर सकते हैं। देखना होगा कि कब कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, पर अभी उतना क्रिटिकल होना मुझे नहीं लगता कि जरूरी है।